हेलो, गुड मॉर्निंग डियर जारपी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जारे पेपर वन, और पेपर वन में हम लोग का अभी जो चल रहा है ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की आज हमारी 8 नंबर की क्लास होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे किशोर और वयस्क शिक्षा, यानी कि एडल्ट एंड एडोलेसेंट लर्निंग क्या होती है, क्या क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं। काफी बार ये पूछा जाता है। अब हमने जब हम लेवल्स हम पढ़ रहे थे, आप याद कीजिए, जब हमने लेवल्स पढ़े थे तो लेवल्स पढ़ते टाइम हमने 3 स्तर तय किए थे। क्या-क्या स्तर थे एक बार रिकॉल करेंगे आप सभी? जब ठीक है, पहला लेवल हम मेमोरी लेवल पढ़ा था, सेकंड हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर हम जो सबसे हाई जब रिफ्लेक्टिव लेवल पे हम गए थे, ये 3 हमने लेवल पढ़े थे। इसके बाद हमने एक और मेथड समझा था, मॉडल समझे थे, पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड ह्यूटागोजी। ये जो 3 आपने जब लेवल्स कह लीजिए इसको, या टीचिंग के एक मॉडल्स कह लीजिए, विचार कह लीजिए, सिद्धांत कह लीजिए, कुल मिला के मतलब बोलो आप सभी एक ही निकलेगा जब सार इन सब का। तो हमने अलग-अलग स्तर पर शिक्षा के अलग-अलग मानक समझे थे। प्राइमर और अभी हम टीचिंग मेथड अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, टीचिंग की बहुत सारी विधियाँ। 2 क्लासें हमने पूरी लगी ली हैं। पहली बार यदि आप राधेश पाठशाला पा रहे हैं तो सबसे पहले राधेश पाठशाला को कीजिए सब्सक्राइब, और यदि आपने क्लास नंबर फर्स्ट से नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए क्लास नंबर 1 से देखिए। बता दूँ आपको, यदि आप टीचिंग एप्टीट्यूड ही देख रहे हैं और आपको नहीं पता कि मैं अभी तक टोटल 5 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूँ। मैं यानी कि हमारी इस टीचिंग एप्टीट्यूड को मिलाकर 5 यूनिट अभी 3 कंप्लीट हो चुकी है, 2 रनिंग में है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मैथ। तो आपको सभी यूनिट कंप्लीट करना है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बैच उदयपद 1.0 के माध्यम से सारी की सारी क्लासेस वहाँ मिल जाएँगी आपको। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे एडल्ट वर्सेस एडोलेसेंट लर्निंग क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं अलग-अलग डेफिनिशन देके। तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें कम है, समझने वाली, अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें ज़्यादा है। तो आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे अपनी इस क्लास में। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जो हमारा तरीका है पहले से पढ़ने का, अब तो आदत हो गई है आप सब लोगों की, ठीक है? एंड आप सब लोगों को बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई। आदेश पाठशाला ने अपने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। कि आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया उम्र और मानसिक विकास के आधार पर अलग-अलग होती है। हम ये समझ चुके हैं कि टीचर को विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना चाहिए। टीचिंग का जो आपका सिलेबस आप तय कर रहे हैं, टीचिंग पे आप कौन-कौन से मेथड से अप्लाई करेंगे, ठीक है? पाठ्यक्रम तय करना, पाठ्य पुस्तकें तय करना, क्लास का बैकग्राउंड एनवायरनमेंट तय करना, ये सब हम स्टूडेंट की मानसिक और उनकी उम्र के आधार पर अलग-अलग होती है। व्हाय? कैसे होती है? देखिए, वयस्क और किशोर सीखने वालों में सीखने की शैली, उद्देश्य, प्रेरणा और सीखने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है। आज उसी अंतर को हम समझेंगे। कभी-कभी क्या होता है, यहाँ से प्रश्न है ना, दोनों को कंपैरिजन करके पूछे। मैंने चार्ट नहीं बनाया क्योंकि मैं चाह रहा था आपको एक-एक करके डिटेल से समझा दूँ चीज़ों को, ताकि सारी की सारी चीज़ें आपको आ जाएँ। देखो, आप ये पढ़ भी लोगे ना, पूरा का पूरा ये नोट्स आप कंप्लीट पढ़ भी लोगे ना, तो भी आप आसानी से इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है? देखिए क्या है, ये जो अंतर है ना इन दोनों के बीच में, ये हमारे जो टीचिंग मेथड और सिलेबस में चयन में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। ठीक है? द लर्निंग प्रोसेस वेरीज अकॉर्डिंग टू एज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एडल्ट एंड एडोलेसेंट लर्निंग डिफर significantly in their learning style, objectives, motivation, and learning process. These difference play a circular role in the designing teaching method and curriculum. बात वही है पूरी की पूरी। जब मैं कह रहा हूँ, हमने जब फर्स्ट क्लास हमने पढ़ी थी, मैंने आप रिकॉल कीजिए, मैंने आपको क्या, मैंने आपको ये कहा था कि फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक आपकी जो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस है, उन्हीं का सार, उन्हीं को तोड़-तोड़ के, उन्हीं का निचोड़-निचोड़ के हम अलग-अलग क्लासेस में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएँगे आपसे। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो प्रश्न ऐसे ही बनना है, और ऐसे प्रश्नों को करने के लिए विषय की जो गहन अध्ययन, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आता है जब हर एक पहलू को, हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक दृष्टिकोण से, हर एक पॉइंट व्यू से आपको समझ में आए। ठीक है? रटना कम है, समझ के याद करना ज़्यादा है। ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडल्ट लर्निंग क्या होती है। सबको पता होगा, समझाने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है।
पर इसमें जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं, इसकी जो विशेषताएँ हैं, जो इसके फीचर्स हैं, वही सब हमको आज की इस क्लास में समझना है। एक-एक करके समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। 12-12, 13-13 करके पॉइंट निकाले हैं दोनों में से मैंने। दोनों के 12-12, 13-13 पॉइंट हैं। टेबल में देता तो वो घिसुड़-पुसुड़ हो जाती उसमें, बहुत ज़्यादा। पर ये कि समझ में तो आ जाता, पर मैंने सोचा इसको क्यों ना अलग-अलग दिया जाए, क्योंकि कभी अगर मान ली इंडिविजुअल ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो वो भी बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और क्लासेस पसंद आए तो लाइक किया करें, कमेंट करके बताया करें बिल्कुल, है ना, कैसी क्लास लगी है आज की। कोई दिक्कत आई हो तो वो भी बताया करें, ठीक है? सिर्फ़ एप्रिशिएट नहीं करना, सिर्फ़ मोटिवेशन नहीं देना, आपको कमी अगर किसी क्लास में लगती है तो वो भी बताया करें। कुछ बॉयज़ इश्यू का बड़े मैसेज आ रहे हैं टीचिंग की क्लासेस में, यार मैं जब मेरे पास 4-5 मोबाइल में जब देखता हूँ दूसरे मोबाइलों में, तो मुझे क्यों नहीं आता वो वॉइस इश्यू? हो सकता है आपके डिवाइस में टेक्निकल कुछ ग्लिच हो, वो वॉइस का स्पीकर सही से काम नहीं कर रहा हो, ठीक है? तो फिर भी आता है ना, तो आप ऐसा करो, कुछ ईयरफ़ोन ले लो, हेडफ़ोन ले लो, उनका यूज़ कर लो, आ जाएगी। अभी गर्मी का मौसम तो कूलर, पंखे वगैरह चल रहे होंगे, हो सकता है उसकी आवाज़ में, वो उसकी आवाज़ एकदम से क्या चलता है तो तेज़ आवाज़ नहीं आती मोबाइल। कभी-कभी मुझे भी जब मैं किसी दूसरी कुछ देखता हूँ तो उसकी आवाज़ नहीं आती, तो मैं फिर हेडफ़ोन यूज़ कर लेता हूँ। आप ऐसा कर लिया करो यार, है ना? बाकी क्लासेस तो यार, क्योंकि 1-2 ही लोगों के आ रहे हैं मैसेज, ज़्यादा लोगों के तो नहीं आ रहे हैं मैसेज, इसका मतलब है कि यानी आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपके मोबाइल का स्पीकर सही से काम नहीं कर रहा हो, तो आप कोई सा हेडफ़ोन वगैरह या कोई सा परचेज़ कर लीजिए, अगर नहीं हो तो उसका यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और करते टाइम उसकी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मत रखना, ताकि आपके ज़्यादा तेज़ ध्वनि भी आपके कानों में ना जाए, वो भी नुकसान है आपके हेल्थ के लिए, ठीक है? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की हम एडल्ट लर्निंग से करते हैं। देखो, वयस्क शिक्षा क्या होती है, पहले पढ़ेंगे, समझने वाली चीज़ें होगी, वहाँ रुक के समझ भी लेंगे, ठीक है? क्या लिखा है इन्होंने? ये पढ़ते हैं, चलिए, कलर ले लेते हैं पेन का। देखिए क्या लिखा है? वयस्क शिक्षा में सीखने वाले अपनी अनुभव संपन्नता पर आधारित सीखने को महत्व दें। अब वयस्क की जब बात हो रही है ना, तो ये हमारी एज के, आप देखिए, वयस्क शिक्षा में सीखने वाले यानी जो लर्नर्स होते हैं, वे अपनी अनुभव संपन्नता पर आधारित सीखने को महत्व देते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं, जो भी इनके एक्सपीरियंस होते हैं, उस आधार पर ये सीखने को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, उस पर ज़्यादा जोर देकर चीज़ों को सीखते हैं। कैसे? देखिए, लिखा भी अगली लाइन में, उनका ध्यान किस चीज़ पर होता है? व्यावहारिक समस्याओं के समाधान और जीवन में सीधा उपयोग होने वाले ज्ञान पर। जो भी आपकी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सॉल्यूशन, और लाइफ़ में जो उनके जीवन को उपयोगी बना सके, जीवन को बेहतर कर सके। इन लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो भी नॉलेज होता है, उन सबको लर्न करने वाली जो स्टेज, उसको हम कहते हैं एडल्ट। ठीक है? वयस्क सीखने में स्वनिर्देशित सीखता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है। हाइलाइट होगा यहाँ पे, ये देखिए, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, क्योंकि अनुभव की बात आती है तो फिर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग काम करती करती है। अनुभवों का प्रयोग, एक्सपीरियंस का प्रयोग होता है, और समस्या समाधान पर जोर देखने को हमको मिलता है। वयस्क शिक्षा में अधिक सक्रिय और जिम्मेदार होते हैं, सीधी बात है। अब देखिए, इसके जो भी अभी कुछ पॉइंट्स आएँगे, ये 12-13 हर एक-एक में पॉइंट्स है, लगभग इतने ही इसमें पढ़ेंगे हम एडल्ट लर्निंग में, इतने ही हम किशोर शिक्षा के अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अलग-अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं, बस इनके नाम याद है, फिर मैं कह रहा हूँ इनको। बस आपको करना क्या है, इसकी जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक यही है, आप इसके जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लेना। बाकी चीज़ें तो आप खुद महाभारत चंद्रकांता की कहानी की, जैसे आपने एमए बीए की, तो पढ़ते कम थे, चंद्रकांता की कहानियाँ ज़्यादा लिख के आते थे हम। वही करना है आप सबने, समझ में आ जाएगी। मतलब अभी जब इतना आप लेक्चर देखोगे, फिर आप इस नोट्स का रिवीजन करोगे लेक्चर देखने के बाद, तो ऑब्वियसली बहुत चीज़ें आपकी मजबूत हो जाएँगी। हम पहला जो इसका टॉपिक्स है, वो क्या लिखा है? स्ट्रक्चर्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क। यानी जो एडल्ट शिक्षा होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, एंड साथ में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होती है। कैसे होती है? तो वो हम समझ लेते हैं। देखिए, वरिष्ठ की शिक्षा
वयस्क शिक्षा किशोरी की तरह अत्यधिक संरक्षित यानी कि स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। ये लिखा है, इन्होंने तुलना की है इन्होंने कि वयस्क शिक्षक किशोरों की तरह बहुत ज्यादा संरक्षित यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होती। वयस्क शिक्षार्थी लचीले और यानी फ्लेक्सिबल और व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त ढांचे को पसंद करते हैं। सीधी बात है, हम जो एज में हैं, अभी आप जो लर्निंग कर रहे हैं, ये कैसे लर्निंग कर रहे हैं आप मुझे बताइए। क्या आप प्ले स्कूल की तरह आपको डेली बार स्कूल जाना पड़ता है? नहीं। आपको सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे उठ के 8 बजे उसके आपके स्कूल नहीं जाना पड़ता। आपका मन होगा आपको रात को 3 बजे लेक्चर देख लोगे, आपका मन होगा आप शाम को 4 बजे देख लोगे, आपका मन होगा सुबह के 5 बजे उठ के लेक्चर देख। ये फ्लेक्सिबिलिटी, यानी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अब वहाँ स्ट्रक्चर्ड है पूरा का पूरा। आपको इतने घंटे क्लास मिलेगी, वहाँ इतने घंटे का आपका पीरियड टाइम पे चलेगा। या मन हो रहा आपका अभी आपने पेपर 1 पढ़ लिया, फिर आपका मन हुआ सुबह पेपर 2 उठा लिया। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको एडल्ट लर्निंग में मिलती है। क्लियर? वे चाहते हैं कि शिक्षा उनके काम, परिवार और समय सारणी के अनुरूप हो। वही बात है ना जो मैंने अभी लाइन समझाई। अब इसको उन्होंने क्या किया कि जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो चाहते हैं कि शिक्षा उनके काम, परिवार और समय सारणी के अनुरूप होना चाहिए ताकि वे अपना काम भी करते रहें और उनकी शिक्षा भी सही तरीके से चलती रहे। हमारी एनईपी 2020 भी यही बात करती है और हमने कुछ ओपन यूनिवर्सिटीज भी स्थापित किए हैं। ये है ना, मैंने आपको सब ये हायर एजुकेशन में बहुत डिटेल से पढ़ाया है। इनको तो कितना डिटेल से पढ़ाया हम सबने ओपन यूनिवर्सिटीज को। एनईपी को हमने पूरी एक क्लास ली है एनईपी 2020 पर तो लगभग। ठीक है, अलग से डलिए आप। बिल्कुल, आप जब हायर एजुकेशन आएंगे तो पूरा स्ट्रक्चर्ड में पढ़ना है ना, बीच में से उठ के मत पढ़ना हायर एजुकेशन। पूरा आपको क्लास 1 से लेके लास्ट तक देखना, तब आपको पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम सही से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पारंपरिक कक्षा आधारित कठोर नियम उन्हें आकर्षित नहीं करते, बल्कि वे खुले व्यावहारिक सीखने और ढांचे में अधिक सहज। जो मैंने अभी डेफिनेशन दी वही इसमें बात की गई। यानी कि पूछ लिया जाएगा आपसे प्रश्न कि एडल्ट लर्निंग में स्ट्रक्चर्ड वे में ज्यादा फायदेमंद रहता है, फ्लेक्सिबल में ज्यादा वो अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं? तो वो भी क्या है, फ्लेक्सिबल वे में वे पढ़ने अपने आप को ज्यादा एडजस्टमेंट करते हैं। शिक्षक केंद्रित बनाम विद्यार्थी शिक्षार्थी केंद्रित। अब ये लर्निंग कैसी होती है ये भी समझ लेते हैं। ये टीचर सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड? तो देखिए वयस्क की शिक्षा पारंपरिक शिक्षण केंद्रित, जो हमारी प्राचीन जो परंपरा थी यानी पारंपरिक टीचर सेंटर्ड मॉडल पर आधारित नहीं होती। वही बात है, क्यों? क्योंकि वयस्क खुद को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार मानते हैं। ठीक है, वे शिक्षक को मार्गदर्शन या फैसिलिटेटर या गाइड के रूप में स्वीकार करते हैं, ना कि एकमात्र ज्ञान स्रोत के रूप में। इसलिए वयस्क शिक्षा अधिक शिक्षार्थी केंद्रित होती है। समझ में आ गया आपको? वही पढ़ चुके हैं हम सारा का सारा, बस इसमें हम चीज़ों को अलग-अलग निकाल दिया हमने इनको। फिर आता है सिद्धांत पर जोर बनाम व्यावहारिक उपयोग, अर्थात एम्फेसिस ऑन थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एम्फेसिस वर्सेस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे? देखिए, जहाँ किशोर शिक्षक में सिद्धांतों पर जोर देता है, जहाँ जो किशोर होते हैं ना वो शिक्षा में सिद्धांतों पर अधिक जोर देते हैं, वहीं वयस्क क्या करते हैं, व्यावहारिक उपयोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। हम भी, आप याद कीजिए, हम पढ़कर आए साइन थीटा, कोस थीटा, ईटा फीटा, सीटा बीटा, बहुत पढ़े हैं। ये सिद्धांत, वो सिद्धांत, फला सिद्धांत। आपने 11th-12th में जैसे कि फिजिक्स यदि आपकी होगी तो आपने बहुत सारी थ्योरीज उसके अंदर पढ़ी होंगी। क्या आज वह प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है? नहीं है। नहीं है ना। 10वीं में आपने बहुत सारे सिद्धांत पढ़े होंगे, नहीं है काम में। यही अंतर ये बताया गया है इस शिक्षा में कि जहाँ किशोर शिक्षा में सिद्धांतों पे ज्यादा जोर दिया जाता है, वहीं वयस्क शिक्षा में व्यावहारिक उपयोग को अधिक महत्व दिया जाता है। वयस्क वही सीखना पसंद करते हैं जिससे वे तुरंत अपने कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस, सामाजिक जीवन यानी कि सोशल लाइफ, इन व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनल डेवलपमेंट में उपयोग कर सके। सिद्धांत तभी उपयोगी माना जाता है जब उसका संबंध वास्तविक जीवन की स्थिति से हो। कितनी अच्छी सिद्धांत वही पढ़ेंगे और वो तभी उपयोगी होगा जब उसका संबंध उसके वास्तविक से हो। ये कहा भी जाता है कि यदि आपका ज्ञान आपके व्यक्तिगत जीवन को, आपके सामाजिक जीवन को विकसित ना कर सके तो वह ज्ञान सिर्फ शून्य के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, इस नॉलेज के बेस पर आप
यदि आपका खुद का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आपके सामाजिक विकास नहीं कर सकते, तो आपका ज्ञान तो शून्य है। वही बात तो इस सिद्धांत में कही जा रही है कि लर्निंग ऐसी होना चाहिए। लेकिन किशोर के लिए ये समझ में नहीं है कि हम पढ़ेंगे किशोर को जब पढ़ेंगे जब वो लर्निंग पढ़ेंगे हम अभी इसके तुरंत बाद ही, ठीक है? अब कुछ लर्निंग बैरियर्स भी हो, कैसे होते हैं? देखिए, वयस्क शिक्षा में मुख्य बाधा होती है समय की कमी, ऑब्वियसली पारिवारिक और व्यावसायिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। शादीशुदा व्यक्ति होते हैं, परिवार की ज़िम्मेवारियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेशन में आगे जाके नहीं कर सकते, तो समय की एक अभाव होता है, पारिवारिक और व्यावसायिक ज़िम्मेदारियाँ, कुछ लोग तो छोड़ देते हैं, ठीक है? कुछ तकनीकी कौशल की कमी होती है, ये भी सही बात है, टेक्निकल नॉलेज नहीं होता उतना, कम आत्मविश्वास, अब इस उम्र में आके परिवार सँभालेंगे, बीवी-बच्चों को सँभालेंगे, घर का परिवार पोषण करेंगे कि फालतू किताबों में सर फोड़ेंगे यार, तो सेल्फ डाउन भी कम हो जाता है कि अब तो बस एक्सेप्ट देखो, एक एज के बाद होता है ना, 30-35 प्लस में जब आप पहुँचोगे, तो बहुत कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे आप जीवन में और फिर आपके पास पारिवारिक ज़िम्मेवारियाँ जब बढ़ जाएँगी ना, तो फिर हम उस सोसाइटी के जो सर्कल में जब फँस चुके हैं उस ज़िम्मेवारी के सर्कल, तो हम खुद से हार मानते हैं, हार मान बैठते हैं कि यार अब क्या ही होगा, जो है गुज़ारा चल रहा है इसी में चलने दो। आप देखना बहुत से लोग वही ज़िंदगी भर 10-10, 12-12 हज़ार की नौकरी में कमाने में निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर समझ चुकते हैं बस इससे ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो वे सेल्फ डाउन कम हो जाता है, फिर आगे व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता खुद का डेवलपमेंट करने के लिए, खुद का विकास करने के लिए। क्लियर? और उम्र संबंधी भी चुनौतियाँ आती हैं, एज रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है? चलिए, अब आती है प्रेरणा की बात करते हैं सर। देखो वयस्क शिक्षार्थियों की प्रेरणा कैसे मिलती है? उनको आंतरिक रूप से होती है। वे सीखते हैं ताकि अपने करियर में उन्नति कर सकें। बिल्कुल सही, आप भी तो इसीलिए सीख रहे हो ना, आप किस लिए सीख रहे हो? आप भी तो एडल्ट लर्निंग के पार्ट है ना, हम सब भी 25-30 साल 22, 23, 24, 25 वाले बहुत से होंगे इसमें, कुछ इसमें हाउसवाइफ भी क्लासेस देख रही हैं इस समय, कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो जॉब प्रोफाइल से हैं, जॉब खत्म करके अब क्लासेस देख रहे होंगे रात को 1 बजे, 2 बजे। तो आप लोग भी चाहते क्या हो? आपको प्रेरणा कहाँ से मिल रही? सबसे बड़ी प्रेरणा होती है अपने करियर में उन्नति कर सकें, जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकें और व्यक्तिगत विकास कर सकें। क्लियर? उनकी सीखने की प्रेरणा व्यवहारिक आवश्यकताओं और आत्मसंतुष्टि से जुड़ी होती है। सेल्फ सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, प्रैक्टिकल नीड्स उनकी जो भी है, उन सब से उनकी जो मोटिवेशन उनको प्रेरणा मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है सीखने का दृष्टिकोण, लर्निंग अप्रोच क्या होती है सर? देखो वयस्क शिक्षा में शिक्षार्थी कैसा मैंने अभी क्या बताया था सेल्फ डायरेक्टेड होता है, स्व निर्देशित, स्व गाइडेड, वह अपनी आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार सीखने के तरीके चुनता है। उनकी रुचि व्यावहारिकता और समस्या समाधान पर केंद्रित होती है। वही बात है इसमें। बस इसको पॉइंट अलग दे दिया गया है इसमें नाम। सीखने का उद्देश्य, लर्निंग का पर्पस क्या था सर? वयस्क शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यावहारिक उपयोग, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वे वही सीखना चाहते हैं जो सीधे उनके काम, करियर और व्यक्तिगत जीवन में उपयोगी हो। पहले ये भी पढ़ चुके हैं, वही पॉइंट है, अलग नाम से दे दिया। अब आते हैं लाइफ एक्सपीरियंस। कैसे? वयस्क जो एडल्ट्स होते हैं, अपने जीवन के अनुभवों को शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन मानते हैं। उन्हें अपनी लाइफ में अब जैसे कि मान ली मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने कई सालों तक अलग-अलग चीज़ें सीखी हैं और जो अनुभव आज से अगर मैं अभी तो मैं कितना मुझे 2 ढाई महीने हुआ है लगभग यूट्यूब पर आकर आपको पढ़ाते हुए। 2 ढाई महीना हुआ, 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए मुझे। इससे पहले मेरा जो सामाजिक जीवन था, ये अलग-अलग स्तरों से धीरे-धीरे बढ़ता रहा। एक फ़ेज़ में आया, मुझे वहाँ से जो अनुभव मिला, अगले फ़ेज़ में जब मैं मिल पहुँचा, मुझे वहाँ से कुछ अनुभव मिले। ऐसे करके मैं आज तक मुझे मान लीजिए 8-10 ऐसे फ़ेज़ों से मैं जब गुज़रा हूँ, तो मुझे उन 8-10 फ़ेज़ों से जो अनुभव मिला है, इसमें क्या लिखा, वयस्क अपने अनुभवों को शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। उन अनुभवों से हम सीखते हैं, उन्हीं अनुभवों के आधार पर हम आगे का कार्य करते हैं। स्वयं का विकास करते हैं, अपनी सामाजिक उन्नति के लिए अपने आगे के राहों को हम तय करते हैं। उनके पिछले अनुभव नए ज्ञान को समझने और लागू करने का आधार। मेरे जो पिछले अनुभव थे ना, उसके आधार पे फिर मैंने अपना ये नया ज्ञान को समझने और लागू करने का मैंने आधार क्या बनाया, यूजीसी नेट बच्चों को पढ़ाना है, यानी टीचिंग को मैंने चुना।
एक्सेप्ट कर रहे हैं ना आप? समझ में आ रही हैं चीज़ें? आप भी जब कल को बढ़ो, जब किसी जगह अच्छी जगह पहुँचोगे, आशा करता हूँ आप सभी, भगवान से दुआ भी करता हूँ, आप सभी अच्छी-अच्छी जगह पहुँचे। तो आप पिछले कई सालों का जो एक्सपीरियंस लेकर जाएँगे ना, वही आपको आगे पहुँचाए। सिर्फ़ आपकी 2 साल या 6 महीने की मेहनत से आप कोई सफलता प्राप्त नहीं करते। आपके सालों का संघर्ष तो है ही है, सबसे महत्वपूर्ण होती है आपका अनुभव जो मिलता है आपको। हम जो सीखते हैं, कोई व्यक्ति 6 महीने में कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर देगा? पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। कोई व्यक्ति 1 साल में कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर देगा? नहीं पॉसिबल। बल्कि उसके पीछे के जो कई सालों से वो जो सीखता आ रहा है, खुद को बिल्ड करता आ रहा है, उस अनुभव से व्यक्ति किसी मंजिल को प्राप्त करता है। ये वाली बात की है। उन्हीं से वह सीखता है। नेक्स्ट इज़ संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देख लो फर्स्ट क्लास का टॉपिक आ गया फिर से यहीं पे। वयस्कों की संज्ञानात्मक क्षमताएँ परिपक्व होती हैं। परिपक्व का अर्थात क्या होता है? मैच्योरिटी, मैच्योर होती हैं। उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है ना, वो मैच्योर होती हैं। वह विश्लेषणात्मक सोच, तार्किक निर्णय और समस्या समाधान में सक्षम। अब देखो, अब जब पढ़ोगे ना तो ऐसे हाइलाइट कर लिया करो, जैसे कि वयस्कों की संज्ञानात्मक क्षमताएँ परिपक्व हो रही हैं। वे संज्ञानात्मक सोच, तार्किक निर्णय और समस्या समाधान में सक्षम होते हैं। हालाँकि उम्र के साथ-साथ याददाश्त और गति कम भी होती जाती है। अब ये भी साथ-साथ में कुछ चीज़ें रहती हैं साथ में, ठीक है? अब आता है टाइम मैनेजमेंट। देखो, वयस्कों का परिवार, काम और अन्य ज़िम्मेदारियाँ साथ शिक्षा को संतुलित करना पड़ता है। बहुत सी हाउसवाइफ्स यहाँ पढ़ रही होंगी। हैं मेरे से कॉन्टैक्ट भी हैं, मेरी बात चर्चाएँ भी हुई हैं। एक हैं जो आपके उड़ीसा से हैं और एक पश्चिम बंगाल से भी हैं, जो भी में अपनी क्लासेस देखती हैं, साथ में पढ़ रही हैं। मैं काफ़ी एप्रिशिएट करता हूँ उनको कि आप लोग वाक़ई में कुछ करोगे आगे जाके, ये निश्चित मान के चलिए। क्यों? क्योंकि शादी के बाद है ना, बहुत सारी महिलाओं की स्थिति ना बँध जाती है। वो बहुत कम मिलता है। अगर हस्बैंड अगर सही मिल गया, समझ में मिल गया, ससुराल अगर सही से मिल गया, समझने वाला, अंडरस्टैंडिंग, तो सही है। वरना सारा जीवन चूल्हे, चौकी, किचन, बच्चों के डायपर चेंज करने में निकल जाएगा। ये रियलिटी है। और अगर किसी ऐसे मानसिकता वाले घर में पहुँच गए आप, जहाँ औरत सिर्फ़ एक काम चलाऊ शख्स रहती है, बस इससे ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो वहाँ तो जीवन नरक से बदतर हो जाता है फिर। बच्चे पैदा करना है, बच्चों को सँभालना है, बस, और पुरुष को संतुष्ट करना है। इससे ज़्यादा महिलाओं की ज़्यादा भूमिकाएँ नहीं रहती। तो आप बचना भी चाहते हो ना उस सिचुएशन, तो अभी मेहनत करके निकल लो। यदि आप शादी नहीं हुई तो। हो गई और अगर अच्छे परिवार नहीं मिला, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगी आपको। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने ऐसे कई मैं बहुत सोशल व्यक्ति हूँ। मैं गाँव-गाँव घूमा हूँ, मैं गाँव-गाँव में जाके रुका हूँ, रात्रि विश्राम मैंने किया है, एक एनजीओ के माध्यम से। हम लोग जाते थे, वहाँ रुकते थे, वहाँ परिवार की समस्याएँ देखते थे, घर देखे थे। कुछ-कुछ घर ऐसे देखे हैं जहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं देखी है मैंने। क्यों? एजुकेशन नहीं है, सबसे बड़ा ये। तो अगर आप पहुँच गए हो ना कि मैरिज के बाद आप उस स्थिति में पहुँच भी गए हो, आप कैसे भी मैनेज करके समय निकालिए। 24 घंटे होते हैं हमारे पास, कितना सोना है? मैंने 6 घंटे, मैं खुद 6 घंटे सोता हूँ, 6 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं सोता। बीच में अगर 40 45 मिनट का एक पावर नैप ले लेता हूँ बीच में कभी-कभी। मैं अपना नहीं बताऊँगा, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैंने तो अभी कुछ उपलब्धि हासिल भी नहीं की जीवन में, तो मुझे तो आप कंपेयर मत करना। आप किसी भी महान व्यक्ति को उठा के देख लीजिए, कि दिनचर्या को पढ़ना, एक ही चीज़ देख के निकल कर आएगी वहाँ से, वह है संघर्ष, टाइम मैनेजमेंट। क्या लिखा है नीचे पढ़िए? समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट। वयस्कों को परिवार, काम और अन्य जिम्मेदारियों के साथ शिक्षा को संतुलन करना पड़ता है। इसलिए वे शिक्षा में समय की दक्षता और लचीलापन चाहते हैं। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि वह फ्लेक्सिबल लर्निंग क्यों चाहते हैं? सबसे बड़ा रीज़न यही। इसलिए तो हमने ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित की, इग्नू की स्थापना की है, भोपाल में राजा भोज हमने यूनिवर्सिटी स्थापित की है, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित की है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित की है। ऑनलाइन एजुकेशन हम लेकर आए, स्वयं प्रभा जैसे हम प्लेटफ़ॉर्म लेकर आए। एडेड लर्निंग को हमने प्रोत्साहित करने के लिए अलग से एक सिस्टम हायरार्की हमने तय की हुई है। ये सब इसीलिए तो की हुई है। समझ में आ रहा है आपको? और मैं एप्रिशिएट करता हूँ उन सभी वुमेन्स के लिए, जो उन परिस्थितियों में पहुँचने के बाद भी एक फिर से अपने आप को विकसित करने के लिए अभी भी संघर्ष कर रही हैं। आप लगे रहिए, निश्चित तौर पर आप सफल ज़रूर से ज़रूर होंगे। क्लियर? बाकी कोई भी इश्यू आती है तो आप मुझे
संपर्क कर ही सकते हैं। चलिए, आगे हम बात करते हैं सीखने की शैली यानी लर्निंग स्टाइल क्या होता है? देखो, हर वयस्क की सीखने की शैली अलग होती है, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। हर लर्नर, यहाँ वयस्क मत लीजिए, आप लर्नर्स ही लगा लीजिए। हर लर्नर्स की जो सीखने की शैली होती है ना, ये डिफरेंट होती है। व्हाई? कुछ लोग विजुअल तरीके से सीखते हैं, कुछ लोग श्रवण के माध्यम से, ऑडिटरी के माध्यम से, और कुछ अनुभवात्मक तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा। आपने कभी एक जगह गए हैं आप, चश्मे की जाँच होती है, कभी आँखों की जाँच, चश्मा बनवाने के लिए गए होंगे आप लोग। पढ़े-लिखे होते हैं, उनको क्या कराते हैं? एबीसीडी वगैरह दे देंगे, चल पढ़ के बताइए। और जो पढ़ना नहीं जानता उसको कुछ रिंग्स होती हैं, उन रिंग्स को दिखाया जाता है। व्हाय? हर व्यक्ति का तरीका अलग-अलग है। माफ़ी चाहूँगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? समझ में आ गया इतना? प्रतिपुष्टि की पसंद यानी फीडबैक। देखो, वयस्क क्या होता है ना, त्वरित और रचनात्मक प्रतिपुष्टि पसंद करते हैं, ताकि वे अपनी गलतियाँ सुधार कर सीखने की गुणवत्ता बढ़ा सकें। आप लोग कमेंट करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो आपको लगता है ना सर का रिप्लाई जल्दी आ जाए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ बच्चों का मेरे रिप्लाई आप सबको लेट ही पहुँचते होंगे। रीज़न है, मैं व्यस्त रहता हूँ, अपने बहुत सारे कार्य रहते हैं मेरे पास, उन सब में। तो जब मुझे समय मिलता है मैं बिल्कुल आपके रिप्लाई, पर ऐसा ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसका मैंने रिप्लाई नहीं है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या आपके कमेंट्स में, मैं सबके मैसेज पढ़ता हूँ। जो मेरे अंडर में आता है उसको तो मैं जवाब देता ही हूँ, जो मेरे दायरे से बाहर है उनको भी मैं जवाब देता हूँ। चाहे भले मैं उनकी मदद ना कर पाऊँ, उनका सॉल्यूशन नहीं दे पाऊँ, पर मैं उनको जवाब अवश्य देता हूँ। ठीक है? चलिए, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, अटेंशन की बात की। अर्थात वयस्कों का ध्यान सीमित समय केंद्रित तक रहता है। तो क्यों? सब समझ चुके हैं क्यों रहता है। सीमित समय तक केंद्रित रहता है, इसलिए शिक्षण विधियाँ आकर्षक, इंटरैक्टिव और व्यावहारिक होना चाहिए। बहुत सही बात। समय कम है, बहुत ज़्यादा बोरिंग करोगे आप उनको, ओल्ड मेथड यूज़ करोगे, तो तो वह लर्नर्स आपके साथ एक्टिवली आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए उनका नॉलेज, ताकि वो कम से कम समय में कम से कम नॉलेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। ओके? चलिए, सामाजिक अंतःक्रिया की बात की जा रही है, सोशल इंटरेक्शन, अर्थात वयस्क शिक्षा में समूह चर्चा, अनुभव साझा करना और सहकारी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। वह दृष्टिकोण दूसरों के दृष्टिकोण से भी सीखते हैं। बिल्कुल, क्या लिखा है इसको फिर से पढ़ेंगे। वयस्क शिक्षा में समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन, अनुभव साझा यानी कि एक्सपीरियंस शेयरिंग, और सहकारी गतिविधियां यानी कि कोऑपरेटिव एक्टिविटीज होती हैं। कल की क्लास में बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ सकते हैं, ये यहाँ पर भी ये चीजें अप्लाई होती हैं। अभी मैंने बात की थी सामाजिक जीवन से हम पृष्ठभूमि से। फिर एक आता है एडेप्टेबिलिटी। ये क्या होता है एडेप्टेबिलिटी? इसको देखिए, तकनीकी बदलावों और नए वातावरण के अनुरूप वयस्कों को खुद को ढालना पड़ता है। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति एजेड है, अब आज से आप किसी आपके जैसे हमारे जो फादर्स वगैरह होते हैं ना, अगर आप ऐसे परिवार से हो जहाँ शिक्षा उतनी अच्छी नहीं रही है, अब आप एक पीढ़ी हो जो अच्छे पढ़ लिख कर निकलोगे अपने, तो आपके पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे या अनपढ़ होंगे। तो बुरा मत माना, अनपढ़ का मतलब निरक्षर हम कह सकते हैं। अनपढ़ शब्द अच्छा नहीं लगता कहने में, ना सुन, परंतु अर्थ तो एक ही निकले। अब ऐसे लोगों को हिंदी में शिक्षित करना है, तो उनको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज देना पड़ेगा आपको। बाहर जाएँगे, समय नहीं है उतना कोचिंग, तो आप घर पे उनको पढ़ाओगे, तो आप उनको मोबाइल चलाना सिखाना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन कोचिंग लेना सिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए वही बात, तो कुछ तकनीकी बदलावों और नए एनवायरनमेंट, अब तो ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है। ये सब जो नया एनवायरनमेंट के अनुरूप वयस को खुद को ढालना पड़ता है। सफल शिक्षण वही है जो उन्हें अनुकूलन में मदद, और ये बात देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा विषय है, इस पे कभी आपको अगर कुछ एशे वगैरह लिखना हो, किसी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ के लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं ये पढ़ने के बाद। क्लियर? चलिए, क्या लिखा है? सफल शिक्षण वही है जो उन्हें इस अनुकूलन में मदद करे। देखिए,
अब एक आती है मूल्यांकन की पसंद यानी कि असेसमेंट प्रेफरेंस क्या होता है। देखिए वयस्क पारंपरिक परीक्षा के बजाय प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट पसंद करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट, केस स्टडी या वास्तविक जीवन की समस्या का समाधान। क्या लिखा फिर से पढ़ो। वयस्क पारंपरिक शिक्षा के बजाय परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट यानी इनकी जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर एवोल्यूशन पसंद करते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट, केस स्टडी, वास्तविक जीवन की समस्या का समाधान क्या। तो ये सारे के सारे मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई भी जटिलता कहीं पे कहीं भी नहीं है। आप जब भी इन टॉपिक्स को पढ़ो ना, तो एक तरफ रखना स्वयं को और एक तरफ रखना नोट्स को, जो मैं बातें मैं कह रहा हूँ आपको समझने में कतई कोई परेशानी नहीं हो। पढ़ते-पढ़ते आपको ऐसा लगेगा आप उस सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। किसी भी एक अच्छे लर्नर की पहचान ये होती है, वो जो पढ़ रहा है ना, यानी विषय और उसके साथ दोनों के बीच एक संबंध स्थापित हो जाए। जब दोनों के बीच एक संबंध स्थापित होगा ना, जैसे कि छात्र और शिक्षक के बीच में अगर एक रिलेशन बन जाता है ना, तो उसके बाद जो सीखने में जो आनंद आता है ना, वो लेवल ही अलग है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, बड़ा प्रसन्नता होती है मुझको। चलो ठीक है, चल रहा है, देखते हैं बाबा श्याम कहाँ तक लेके चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं किशोर शिक्षा की बात करें। 12 से 18 वर्ष की आयु तक जो किशोर अवस्था होती है, मैंने बताया था आपको एक क्लास में, शिशु, बाल। अब शिशु तो पढ़ेगा नहीं, नवजात बच्चा क्या पढ़ेगा? नवजात बच्चे को शिशु कहते हैं, परंतु वो सीखता है उस समय। मैंने आपको कुछ स्टेज बताई थी कि नहीं बताई थी? एक क्लास में बताई थी, मुझे याद है अच्छे तरीके से, मैं भूलता नहीं हूँ कुछ चीज़ें। मैंने आपको कुछ चरण बताए थे हमारी अवस्था के। सबसे पहली होती है शिशु। शिशु के बाद मैंने आपको बताया था बाल, ये प्ले स्कूल में पढ़ते हैं। किशोर यहाँ से विकसित होने लगती हैं। किशोर के बाद आते हैं तरुण, जो 11-12th वाले जो बच्चे होते हैं। अलग-अलग पैरामीटर से तरुण के बाद आते हैं हमारे पास युवा। युवा को हम वयस्क बोलते हैं, ठीक है? ये कैटेगरीज़ होती हैं, ठीक है? शिशु, बाल, किशोर, तरुण, युवा, ये लिख लेना भैया, ये लिख लेना। हो सकता है कोई भरोसा नहीं यूजीसी का, कभी पूछ लिया जाए। मेरे हिसाब से एक आध क्वेश्चन आया है ऐसा एक, है ना? तो शिशु, बाल, किशोर, तरुण और युवा। पढ़ते हैं क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसको समझेंगे। और मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये अभी जो पहले मैंने वयस्क इसीलिए पढ़ा है क्योंकि आपको नया लगेगा वहाँ पढ़ने में। अब हम पढ़ने वाले हैं किशोर की बात करते हैं, यानी कि एडोलेसेंट लर्निंग क्या होती है, इसको समझेंगे तो आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ऑलरेडी पहले से हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं। किशोर शिक्षा एक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से 12 से 18 वर्ष के आयु के विद्यार्थी नॉलेज, स्किल्स, पर्सपेक्टिव्स और वैल्यूज को अर्जित करते हैं, यानी मूल्यों को। क्या-क्या लिखा है यहाँ पे? हाइलाइट कर देता हूँ मैं। इसकी याद एज याद रख लेना, कभी पूछ लें तो आपको लगभग, ठीक है? 12 से 18 नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यू विल अंडरगोइंग कॉग्निटिव, इमोशन एंड सोशल डेवलपमेंट्स लिखा हुआ। फिर से पढ़ेंगे इसको। किशोर शिक्षा एक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से 12 से 18 वर्ष के आयु के विद्यार्थी ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को अर्जित करते हैं और संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में शिक्षा प्रायः संरक्षित, शिक्षक केंद्रित होती है और सिद्धांत प्रधान थ्योरी ओरिएंटेड होती है। किशोर शिक्षार्थी अपने जीवानुभव की अपेक्षा शिक्षक और पाठ्यक्रम पर अधिक। अभी हमने वयस्क शिक्षा में क्या पढ़ा था? अनुभवजन्य शिक्षा की बात की। यहाँ पे शिक्षक और पाठ्यक्रम पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। अब आपको क्या करना है? अब हम जो पढ़ना है ना अपन ने, ये कंपेयर करके पढ़ना है। किससे? वयस्क शिक्षा से कंपेयर करके पढ़ें, सारे के सारे पॉइंट, कोई अंतर नहीं है। सिमिलर सारे के सारे पॉइंट आपको मिलते चले। पाठ्यक्रम पर निर्भर होते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है बौद्धिक आधार तैयार करना। समझ रहे हैं आप? अनुशासन और मूल्यों का निर्माण करना।
इंटेलेक्चुअल बेस और उच्च शिक्षा एवं भविष्य के व्यावसायिक जीवन के लिए भी तैयारी कर 12 से 18 वर्ष के बच्चे वही लगभग हम हाई स्कूलिंग वगैरह हम ये सारी चीज़ें करते हैं उसमें अपनी। वहाँ मैक्सिमम चीज़ें क्या पढ़ते हैं मैंने अभी नहीं बताया था आपको। हम मैक्सिमम चीज़ें कैसे पढ़ते हैं? वही मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था आपको। कोस, थीटा, बीटा, सीटा, पीटा, ठीक है? चलिए, अब इसकी विशेषताएँ देख लेते हैं। आपको बड़ा-बड़ा दिख रहा होगा, अच्छा दिख रहा होगा। मोटिवेशन की बात करते हैं, प्रेरणा कहाँ से मिलती है सीखने? तो देखो, बच्चों को प्रेरणा कैसे मिलती है? किशोर शिक्षार्थियों की प्रेरणा अधिकतर होती है बाहरी। कैसे होती है? जैसे कि उनको मार्क्स से मिलना, आप उनको मार्क्स दोगे, बच्चे प्रोत्साहित होता पढ़ने के लिए। पुरस्कार दोगे, टीचर उसको एप्रिशिएट करेगा एवं साथियों से प्रतिस्पर्धा और सामाजिक मान्यता से प्रेरित। सोसाइटी में नहीं देखते आप 10वीं पास होते तो बड़े ढोल नगाड़े से निकालने लगते। समझ में आ रही है चीज़ें? कैसे बच्चों को प्रेरणाएँ दी जाती हैं। छोटे बच्चों को तो आप ऐसे प्रोत्साहित करोगे ना पढ़ने का वरना कहाँ मन करता है उसका। खेल-कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ना और आजकल तो सोशल मीडिया आ गई तो और भी सारी चीज़ें आ गई हैं। आजकल बच्चे जवानी से पहले जवान हो जाते हैं। फिर चलिए सीखते हैं आगे। सीखने का दृष्टिकोण लर्निंग अप्रोच क्या-क्या होता है, ठीक है। किशोर शिक्षार्थी अभी आत्मनिर्देशित नहीं होते यानी सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते। क्यों? उनका सीखने का तरीका जो होता है संरक्षित और शिक्षक निर्देशित होता है। अभी बात की थी हमने। जहाँ वे शिक्षक द्वारा बताए गए तरीके और पाठ्यक्रम को अपनाते हैं। क्लियर? मिल रहा है ना? कंपैरिज़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वहाँ क्या पढ़ा था वयस्क में? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, यहाँ नहीं होती। यहाँ किस पर डिपेंड रहते हैं? टीचर पर और पाठ्यक्रम पर। अब लाते हैं लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। देखो, किशोरों के पास जीवन अनुभव जो होता है ना, वो जीवन के अनुभव सीमित होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, तो कहाँ से सीखेंगे वो उसमें बहुत ज़्यादा। इसलिए वे शिक्षा में अनुभव की बजाय सिद्धांतों और पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, ऑब्वियसली। अब बात करते हैं सीखने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, किशोरों का मुख्य उद्देश्य था ज्ञान और कौशल का विकास करना। वहाँ क्या विकास था? क्या विकास था? यहाँ पे सिर्फ ज्ञान और कौशल सीखे, वहाँ उनको परिवार चलाना है, स्वयं का विकास करना है, करियर बनाना है, ये उनका उद्देश्य होता था। यहाँ ज्ञान और कौशल का विकास करना। क्योंकि अभी तो व्यक्ति हाई स्कूलिंग में है, अभी करियर की बात बहुत ज़्यादा होगी नहीं उसके पास। सिर्फ जो बेसिक ज्ञान उसको वो नॉलेज प्राप्त करना है। ट्रू? वे भविष्य की परीक्षाओं, उच्च शिक्षा या करियर के लिए आधार तैयार करते हैं। बेस बनेगा, एनसीईआरटीज़ पढ़ोगे, तब जाके आप यूपीएससी एग्ज़ाम में अच्छा निकाल पाओगे। ठीक है? चलिए बात करते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है यार, जीवन में सिर्फ़ आपको वही मिले, वैसे भी इतने लोग पॉपुलेशन इतनी है, हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती। परंतु प्रयास करना हमारा धर्म है, करेंगे। अगर ख्वाब देखा है तो मिडल क्लास फैमिली के पास बचते ही नहीं है। माँ-बाप के पास इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूँजी होती नहीं है कि वो जाके अच्छा-सा बिज़नेस सेटअप कर ले, सँभाल ले। तुल्य दे के बचता क्या है साहब? इतनी पढ़ाई की क्या करोगे? जॉब देख लो। गवर्नमेंट नहीं करोगे तो प्राइवेट करोगे। तो यही विकल्प होते हैं। खेती-किसानी उतनी होती नहीं, ज़मीन-जायदाद उतनी होती नहीं, तो ये विकल्प बचते हैं हम लोग के पास। ठीक है? तो नेक्स्ट आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात। ये क्या होता है सर? किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक क्षमताएँ विकसित हो रही होती हैं। बात की थी हमने याद कीजिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात की थी मैंने, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव लेवल की बात की थी। किशोर अवस्था में हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएँ विकसित हो रही होती हैं। है तार्किक सोच और अमूर्त धारणा है। ये हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल पे होता है, अमूर्त धारणा है। मूर्त से अमूर्त विषय हम जाते हैं। ठीक है? तार्किक सोच और अमूर्त अवधारणाओं को समझना शुरू करते हैं, लेकिन परिपक्वता का स्तर वयस्क जितना नहीं ऑब्वियसली कहाँ से सोच पाएगा बंदा इतना परिपक्व थोड़ी हो पाता है। जितने भी देश देख लो, जितने भी देशों के प्रधानमंत्री मिलेंगे आपको सभी या तो बाल झड़ चुके होंगे या उनकी दाढ़ियाँ हो सफ़ेद हो चुकी होगी, बाल सफ़ेद हो चुके होंगे, लगभग ऐसे ही मिलेंगे। 1-2 ज़ेलेंस्की जैसे मिल जाएँगे तो फिर वो बेवकूफ़ी करके अपने राष्ट्र का क्या वंडाधार किया उसने, देख सकते हैं। बॉस ऐसा नहीं है बॉस, राजनीति संप्रभुता का तात्पर्य ये नहीं होता कि आप एक तरीके से किसी के ऊपर डोमिनेट करोगे या किसी दूसरे देश के अंतर्गत में आ जाओ। फिर विदेश नीति की बात है, मैं नहीं जाऊँगा वापस उसमें, हम टीचिंग पर आते हैं वापस। मैं पॉलिटी वाला इंसान हूँ तो बीच-बीच में थोड़े वो आ जाते हैं मुझे ऐसे दौरे से पड़ते हैं ना। चलिए, बाद में आगे बढ़ते हैं। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। किशोरों के पास शिक्षा के लिए अधिक समय होता है, लेकिन वे इसे अनुशासन और योजना के साथ इस्तेमाल करना सीख रहा होता है। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें वो ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे करना है, सिस्टमैटिक तरीके से करना है। टाइम मैनेजमेंट की आदतें अभी विकसित हो रही होती हैं।
चलिए, सीखने की शैली, लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं। किशोरों की सीखने की शैली विविध होती है। व्हाय? लेकिन अधिकतर दृश्य यानी विजुअल और दृश्य और श्रव्य तरीकों पर निर्भर रहते, अनुभवात्मक शैली भी अभी विकसित हो रही होती है। मेनली ये 2 याद रख लेना, इसमें विजुअल एंड ऑडिटरी बहुत तरीके से सीखते हैं बच्चे। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी ने कई तरह की जो सीखने के जो तरीके वो बदल दिए हैं। आज आप कुको एफएम पे कान में लगाओ, कोई सा भी आप नॉवेल सुन लो उससे बैठ के, कोई सा उपन्यास पढ़ लो, ठीक है? चैट जीपीटी आ गया आज के पास, आपके पास, आप कुछ भी उससे पूछो वो आपके पास नोट्स बना के दे देगा। वाई एक्स वाई जैसे कि आपने कुछ भी, आपने प्रॉब्लम्स, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स आपने बताई, वो आपको पर्सनल लाइफ का सॉल्यूशन देने लगेगा। तो एक एआई जब से आया, चीज़ें और ज़्यादा बदल गई, सीखने के तरीके बदल गए हैं। क्लियर? प्रतिपुष्टि की पसंद यानी फीडबैक तो सबको ही पसंद रहता है। किशोर शिक्षार्थी बार-बार और तत्काल ये दोनों का सिमिलर मिला है हमको ना। किशोर शिक्षार्थी बार-बार और तत्काल प्रतिपुष्टि पसंद करते हैं, उनकी प्रेरणा अधिकतर बाहरी होती है। ऑब्वियसली उनको बाहर से ही चीज़ें मिलती हैं, एप्रिशिएट किया जाता है। इसलिए शिक्षक की सराहना और जो उनके मार्क्स होते हैं, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब आते हैं हम अटेंशन की बात करते हैं। किशोरों का ध्यान अवधि यानी अटेंशन स्पैम कम होता है, इसलिए उन्हें रोचक, विविध और सक्रिय गतिविधियों की आवश्यकता होती है ताकि वे ध्यान केंद्रित कर सकें। हमने जितने भी मेथड्स पढ़े उनमें से हमने क्या पढ़ा? यही सब तो पढ़ा है कि बच्चा कैसे फ़ोकस्ड होके लर्निंग कर सके। कैसे उसके अंदर प्रोत्साहन लेकर आया जा सके, उसको बड़ी क्रिएटिविटी बढ़ाई जा सके उसके, ताकि उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो एजुकेशन लेने के लिए। यही सारी बात की गई है, ठीक है? क्योंकि उसके पास गोल और गोल तो है ही नहीं उस उम्र में। वो जब निकलेगा, ग्रेजुएशन जाएगा, कॉलेज-वॉलेज करेगा, फिर जिस दो 1-2 अटेम्प्ट लग जाएँगे, तब जाके थोड़ी आँखें खुलती हैं उन लोगों की। फिर आते हैं हम सोशल इंटरेक्शन की। देखो किशोर जो है ना समूह गतिविधियों, प्रतिस्पर्धा और साथियों के सीखने की क्या-क्या लिखा है इसमें देखिए पढ़ेंगे। गतिविधि यानी एक्टिविटीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन एंड पीयर लर्निंग, कल समझ चुके हैं। सहपाठियों के विचार और व्यवहार उनके सीखने को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। अब आती है एडेप्टेबिलिटी अर्थात अनुकूलन क्षमता क्या होती है। देखिए, किशोर जो होते हैं ना, किशोर नई चीज़ों के प्रति जल्दी अनुकूल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। एटीएम देख के बहुत जल्दी मन ललचाएगा इन्हें। भले चलाना नहीं आता हो, लाइसेंस ना बना हो। लेकिन उनकी अनुकूलन क्षमता अधिकतर सामाजिक और शैक्षणिक वातावरण पर निर्भर होती है। वह प्रायः दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं। सीधी बात है। अब आते हैं असेसमेंट प्रेफ़रेंस की बात करते हैं, यानी मूल्यांकन की पसंद की बात कर लेते हैं सर। देखो किशोर जो होते हैं वो पारंपरिक परीक्षाओं और अंक आधारित मूल्यांकन पर ही निर्भर होते हैं, जो शुरू से जैसे कि रिपोर्ट कार्ड, ग्रेड, प्रतियोगिताओं में सफलता, रैंक वगैरह इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रेरित रहते हैं। अभी बात की ना अंक वगैरह प्रोत्साहन पे, यही उनकी बाहरी प्रेरणा है, तो उसी में ये सारी चीज़ें कुछ बैरियर्स की बात करते हैं। इससे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नीचे वाला पॉइंट क्या लिखा है? किशोर शिक्षा सख्ती से स्ट्रक्चर्ड होती है, जहाँ समय सारणी, विषय और नियम पहले से तय होते हैं। मैंने पहले ही बताया था अभी आपको ऑलरेडी। अनुशासन और आदत निर्माण में, हाँ, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इससे डिसिप्लिन और उनकी आदतें बनती है, बच्चा सीखता है, अच्छी चीज़ें सीखेगा, समय का पालन करना सीखेगा, डिसिप्लिन उसके अंतर्गत आएगा, ठीक है? अब एक आता है लर्निंग बैरियर्स, किशोर शिक्षा की प्रमुख बाधाएँ होती हैं। हाँ, बाधाएँ क्या-क्या हैं इस समय लर्निंग्स की? सोशल मीडिया, है ना? फेसबुक, इंस्टाग्राम पे खोल लिया, अकाउंट बना लिया, पता नहीं वहाँ क्या-क्या देख रहा है। कच्चा-बादाम चल रहा होगा वहाँ। सोशल मीडिया, ये डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज। ये पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, सोशल मीडिया पूछ लिया जाएगा, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल ऐसे प्रश्न पूछने लगे हैं। तो किशोर शिक्षा की प्रमुख बाधाएँ होती है ध्यान भटकना, साथियों का दबाव, ये भी एक बाधा है भाई साहब। साथियों का दबाव यानी पीयर प्रेशर, परीक्षा का डर, ये भी होता है। आत्मविश्वास की कमी और भावनात्मक अस्थिरता, इमोशनल अनस्टेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान के रखना, पढ़ के जाना। अब एक 1-2 बार पढ़ लोगे ना इन्हें तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? आगे और क्या है? और भी है अभी चलिए। टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है। किशोर शिक्षा अधिकतर शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक ज्ञान के प्रमुख स्रोत होते हैं, विद्यार्थी निर्देशों पर निर्भर करते हैं। इस किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। किशोर शिक्षा में सैद्धांतिक अवधारणाओं, नियमों और सूत्रों पर ज़्यादा जोर होता है। व्यावहारिक अनुप्रयोग की तुलना में पुस्तकालय ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। समझ चुके हैं? तो खत्म हो चुका हमारा। कल हम किसी फिर एक नए टॉपिक के साथ, अब यही हो गया। हम नेक्स्ट हम मूल्यांकन या इवैल्यूएशन हम पढ़ेंगे कल।
वगैरह उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, कुछ उसकी थ्योरीज़ हैं। बहुत में इम्पोर्टेंट कल का यानी कि अभी क्लासेस तो सभी ऐसी चीज़ है, टीचिंग एप्टीट्यूड में तो लगभग-लगभग सभी से प्रश्न बनते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको चीज़ें सरल से सरल भाषा में समझाने की। क्लियर? खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, इंग्लिश वाले बुरा मत मानना, मैं हिंदी वाले के लिए क्यों बोलता हूँ आप सबको पता है, क्योंकि जो पेपर होता है वो इंग्लिश में बनता है, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। हिंदी में इतना गंदा ट्रांसलेट होता है जैसे किसी मंगल ग्रह से कराया हो। बिल्कुल, तो बच्चों को बहुत परेशानी आती है। इंग्लिश में देखिए वो ईज़िली समझ के आप कर दोगे, परंतु हिंदी वाले के लिए अगर उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो एक ही सहारा बचता है हिंदी और वो हिंदी में उसको प्रश्न सरल पूछेगा परंतु लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन इतना गंदा किया जाता है कुछ-कुछ शब्दों को लेकर, वो स प्रश्न गलत करके आना ही आना है उसको। तो हिंदी वाले विद्यार्थी इंग्लिश के बाइलिंगुअल इसीलिए आपको नोट्स बनाए ताकि आप दोनों लैंग्वेज में कंपैरिज़न करके अच्छे से पढ़ लो और इस टाइप के कुछ हाइलाइटर्स ले आना बता देता हूँ मैं आपको, ये मेरे पास रखिए। नोट्स निकालना, हाइलाइट्स करना चीज़ों को और आपके पास ऐसी ₹5 वाली पेन होगी ना, उस पेन से कीवर्ड लिखना, शॉर्ट नोट्स बनाना, डायग्राम्स बनाना, है ना? सिर्फ़ ऐसे मुझे मत देखते रहना, मेरी शक्ल वैसे भी ज़्यादा अच्छी है नहीं है कोई ख़ास, ठीक है? तो चलते हैं फिर, मिलेंगे अगली किसी क्लास में। अगली क्या कल मिलेंगे? कल क्या है? संडे कल? छुट्टी ले लूँ क्या यार कल की यार? बोलो तो। हुँ? 1 दिन की। क्यों पब्लिक? तो सर अभी तो छुट्टी ली थी आपने 1 दिन की दशहरे की। यार बोल दो तो ले लूँगा यार वरना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? क्यों पार्टी? बताओ जल्दी। ले लूँ छुट्टी या नहीं लूँ? समझ में आ रही हैं चीज़ें आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है? ठीक है तो फिर कल छुट्टी लेना होगा मुझे। आज क्या सैटरडे है ना? कल संडे। देख लेंगे यार, लगेगा तो ले लूँगा नहीं तो नहीं लेंगे। क्लास तो ले ही लेंगे वरना मैथ की तो लेंगे वरना कल, ठीक है? ले लेंगे, देख लेंगे क्या करना है। तो मिलते हैं फिर कल पुनः हाँ, कल संडे मैं सेशन लेने की सोच रहा था, तो जो विद्यार्थी एग्री करते हैं लाइव सेशन के लिए मुझे कमेंट करके बता देना, वरना मैं टेलीग्राम पे एक पोल लगा दूँगा कल ही सुबह, जो-जो सेशन चाहिए जिनको लाइव आना चाहते हैं, तो संडे के दिन हम क्लास नहीं लेंगे, फिर एक सेशन करेंगे लाइव डाउट डिस्कशन सेशन। हम उसमें चर्चाएँ करेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चन्स होते हैं, आपके जो भी डाउट्स होते हैं, पेपर 1 से लेकर पेपर 2 से लेकर किसी भी सब्जेक्ट से हो, सब्जेक्ट की यूनिट मत मुझसे मत पूछो, बस थोड़ी-सी कुछ चीज़ें बेसिक-बेसिक बता दूँगा पीवाईक्यू से रिलेटेड। जो भी आपके कुछ पर्सनल डाउट्स भी होते हैं, तो आप उसमें कमेंट्स करेंगे, मैं आपको जवाब दूँगा वहीं ब बाकायदा लाइव रहेंगे हम सब लोग, ठीक है? तो आएँगे हम वही लगभग 9 बजे के समथिंग ही बैठेंगे, लाइव बैठेंगे तो रात के टाइम ताकि सभी लोग आराम से अपने काम-धंधे से निपट के फ्री होके आ जाएँ, ठीक है? 9-10 बजे के समथिंग मे बी ठीक है? चलिए, तो फिर अब चलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर कल या तो लाइव सेशन के साथ या फिर अगली क्लास के साथ। जय हिंद सभी साथियों को अपना ख़्याल रखिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छे विचार रखिए और अच्छे से सोचिए और सबसे बड़ी खूब मेहनत कीजिए। ठीक है भैया? जय हिंद सभी साथियों को। लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहना।